तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द्रोणा 114 में। जैसा कि कुछ अभी कल तक हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। कल हमारा जो लास्ट वीडियो था, पार्ट नंबर 3 वीडियो था हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, वो एंड हो गया था। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आपका अगला लेसन है, मोशन यानी गति। अब गति क्या है, क्या गति क्या होती है, इस लेसन में यही हम जानेंगे। तो आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमें बात करनी है गति क्या चीज होती है, गति क्या होती है। ठीक, गति को कैसे डिफाइन, मान लो कोई चीज चल रही है, कोई चीज चल रही है, गति कर रही है ना। लेकिन कोई आपसे साइंस की भाषा में पूछेगा कि गति क्या है, तो आप क्या बताओगे कि समय के साथ जब किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन हो जाए, समय के साथ जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाए, या समय के साथ किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जाए, तो हम कहेंगे कि क्या वस्तु गति की अवस्था में थी। ठीक, वस्तु गति की अवस्था में थी यदि क्या हो, समय के साथ उसकी अवस्था का क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। अब यही हम इस चैप्टर में यही हम जानेंगे गति के टाइप क्या होते हैं, ठीक, और गति वगैरह के होते क्या, ये सब इस चैप्टर में हम जान लेंगे। तो मान लो गति में दो चीजें आती हैं, एक तो क्या होता है, एक होता है विरामावस्था, दूसरा होता है, एक होता है विरामावस्था और दूसरा या कह दो गतिशील अवस्था या गति की अवस्था, कुछ भी कह सकते हो। गति की अवस्था, एक विरामावस्था होगा, दूसरा क्या हो गया, गति की अवस्था होगी। विरामावस्था का मतलब, विरामावस्था में जब किसी पिंड की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना आए, जब किसी वस्तु या पिंड की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो, तो क्या होगा, वो वस्तु क्या होगी, विरामावस्था में होगी, वो वस्तु विरामावस्था में होगी। जैसे मेज पर रखी पुस्तक, सड़क के किनारे लगे हुए पेड़, ये सब क्या है, विरामावस्था में है, क्योंकि समय के साथ इनका परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये जहां थे वहीं स्थिर रहेंगे। अब बात करते हैं गति की अवस्था की। गति की अवस्था में क्या देखोगे, यदि किसी पिंड की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो जाए तो वह वस्तु गति की अवस्था में होगी। जैसे कोई गाड़ी चल रही है, क्या है, वो गति की अवस्था में है, गाड़ी चल रही है तो वो गति की अवस्था में है। और क्या एग्जाम्पल आपके सामने हो सकता है, बहुत सारे गाड़ियां चल रही हैं, मान लो कोई व्यक्ति चल रहा है, ये सब क्या है, गति की अवस्था है। पंखा चल रहा है, ये क्या है, गति की अवस्था में है। तो गति की अवस्था में यदि कोई वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो जाए तो वह वस्तु गति की अवस्था में होगी। टोटल खेल समय का समय के साथ परिवर्तन हो जाए तो गति की अवस्था में थी, समय के साथ परिवर्तन ना हो तो विरामावस्था में थी। अब हम आगे क्या बात करने वाले हैं कि एक वस्तु एक ही समय में विरामावस्था में भी हो सकती है और गति की अवस्था में भी हो सकती है। मेरी बातों को नोट करिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट मैं फैक्ट बता रहा हूं। एक वस्तु एक ही समय में गति की अवस्था में और विराम की अवस्था में भी हो सकती है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं, मान लो कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति किसी बस में सफर कर रहा है, और उस बस में जो इसके सामने वाला व्यक्ति बैठा है, जब ये वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को देखेगा तो कहेगा ये क्या है, विराम की अवस्था में है। मतलब एक बस है, उस बस में दो लोग बैठे हैं, जो पहला वाला व्यक्ति है वो दूसरे को देखकर क्या सोच रहा है कि क्या ये विराम की अवस्था में है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो वस्तु बैठा है दोनों एक ही बस में, लेकिन वो भी विराम की अवस्था में, वो भी विराम की अवस्था में। सपोज करो कोई किसी चौराहे से बस गुजरी और उस चौराहे पर कोई अलग दूसरा व्यक्ति कोई बैठा हुआ है, वो क्या देख रहा है कि ये दोनों क्या है, ये बस भी गतिशील अवस्था में है और इसके अंदर बैठे यात्री भी गतिशील अवस्था में है। इसका मतलब दोनों तो व्यक्ति ही हुए, लेकिन एक व्यक्ति बाहर बैठ के देख रहा है कि वो गतिशील अवस्था में है, और जो अंदर वाला बैठा है वो क्या अपने सामने वाले को सोच रहा है कि वो विराम की अवस्था में है। आगे हम बात करते हैं, कोई वस्तु हो गई, जैसे हम मान ले कोई वस्तु विराम की अवस्था है, मान लो ये कोई पिंड है, ये यहाँ विराम की अवस्था, हमने माना ये क्या है, ये कोई इतना बड़ा पिंड है, ये विराम की अवस्था में है। क्या हमेशा विराम की अवस्था में रहेगा? मान लो इसमें कोई नो चेंज आ रहा है,
लेकिन हर एक वस्तु क्या है, गतिशील है, क्योंकि पृथ्वी पर तो मान लो गतिशील रहेगी, पृथ्वी पर गतिशील रहेगी, लेकिन अंतरिक्ष से कोई अगर देखेगा तो कहेगा ये क्या है, गतिशील है। इसका मतलब कोई भी वस्तु, संसार की कोई भी वस्तु क्या है, गतिशील नहीं है, वो किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष, मतलब विराम की अवस्था में नहीं है। सॉरी, जो मैंने विराम की बात की, तो संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसी वस्तु ही नहीं है जो क्या है, पूर्णतया विराम की अवस्था में हो, वह किसी न किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष गति की अवस्था में है। ऊपर से कोई देखेगा कहेगा भाई ये तो रोटेशन कर रहा है, कि पृथ्वी स्वयं सूर्य का चक्कर लगा रही है, इसका मतलब पृथ्वी पर जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, चक्कर लगाएगा। आगे हम बात करते हैं, अब इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि जब हमें कोई पूछेगा भैया आप बताओगे विराम और गति की अवस्था को डिफाइन कैसे करेंगे, विराम और गति की अवस्था को डिफाइन कैसे करेंगे, तो हमने अभी आपके सामने बोल दिया, इसकी स्लाइड में भी लगवा दे रहा हूं, आप वहां से इसकी डिफिनेशन और एग्जांपल दोनों नोट कर लीजिएगा, लगा दो स्लाइड इसकी, ठीक। अब आगे क्या बात करते हैं, कोई पूछेगा हम कैसे बताएंगे कि विराम की अवस्था में कि गति की अवस्था में है, तो विराम और गति की अवस्था के लिए एक निश्चित पॉइंट का होना अनिवार्य है, एक निश्चित पॉइंट का। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं मूल बिंदु। इस पॉइंट का बोलेंगे मूल बिंदु, यानी हर वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष गति की अवस्था में या विराम की अवस्था में कही जाएगी। जैसे कोई साइकिल सवार जा रहा है, गति की अवस्था में है, लेकिन कोई चौराहे पर बैठा है, अब साइकिल वाला उस चौराहे पर बैठे को कहेगा ये तो विराम की अवस्था में है, और विराम की अवस्था में जो बैठा है वो साइकिल वाले को कहेगा ये तो गति की अवस्था में है। बात समझे, साइकिल वाला स्वयं गति की अवस्था में, लेकिन वो जो वहां बैठा है वो उसको कहेगा कि तुम विराम की अवस्था में, लेकिन मैं क्या हूं, गति की अवस्था में हूं। इसका मतलब यहां से एक ही बात निकलती है कि विराम और गति की अवस्था को डिफाइन करने के लिए हमें सिंपली एक बात का ध्यान रखना होगा कि एक मूल बिंदु हमें मानना पड़ेगा, किसी एक निश्चित बिंदु से ही हम बता सकते हैं कि वह गति की अवस्था में या विराम की अवस्था में है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसी में थोड़ा सा हम बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार होते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। जो नेक्स्ट हेडिंग आप नोट करिएगा, गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। अब गति में कौन कौन से प्रकार हो गए, टाइप्स ऑफ मोशन भी कई टाइप के होते हैं। पहला हम बात करते हैं ऋज रेखीय गति, हम बात करते हैं ऋज रेखीय गति, ऋज रेखीय गति या बोलेंगे इसे रेखीय गति। अगला बात करते हैं वृत्तीय गति, अगला वृत्तीय सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अगला बात करते हैं थर्ड नंबर की दोलन गति, अगला बात करते हैं अनियमित गति, अनियमित गति। आपके पास 4 टाइप्स ऑफ मोशन दिए गए हैं। पहला क्या है, पहला आपका ऋज रेखीय गति या रेखीय गति। रेखीय मतलब कि किसी स्ट्रेट लाइन में हो। वृत्तीय गति मतलब इसे गोल चक्कर लगा रहा हो। दोलन गति मतलब अगर यहाँ कोई चीज है तो एक बार यहाँ जा रहा है, एक बार यहाँ, मतलब एक निश्चित बिंदु के इधर-उधर गति कर रहा है। और अनियमित मतलब हमेशा बदलती रहे। अब मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके डिफाइन कर रहा हूँ, आप समझते चलिएगा। पहला आपके सामने लिखा गया ऋज रेखीय या रेखीय गति। अब रेखीय गति का मतलब क्या, रेखीय आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी। स्ट्रेट लाइन में आपको बताया गया एक सीधी रेखा होती है। एक सीधी रेखा होने का मतलब जब कोई पिंड, अब एक रेखीय गति होगी तो मान लो कोई वस्तु है वो एक रेखा में गति कर रही है। एक रेखा मतलब ये गाड़ी है, कोई एक गाड़ी है, ये इधर को जा रही है, ये कोई सड़क है, इस पे जा रही है। मतलब इसका एग्जांपल क्या बनेगा, सड़क पर चलती हुई गाड़ी, सड़क पर सीधी चलती हुई गाड़ी, सड़क पर साइकिल, मतलब साइकिल से जाता हुआ कोई व्यक्ति, सड़क पर साइकिल से जाता हुआ कोई व्यक्ति हो गया और सीधा जा रहा है, तो हम वो कैसी गति होगी, रेखीय गति। सीधा से एग्जांपल आप बताओगे, सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ी, सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ी रेखीय गति का सबसे परफेक्ट एग्जांपल हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला बात करते हैं वृत्तीय गति की। वृत्तीय मतलब समझिए कोई इसे गोल गोल चक्कर लगाए,
चक्कर लगाए, कोई इसे गोल गोल चक्कर लगाए। तो आपने देखा होगा जब मोड़ आता है तो जो गाड़ी वाला होता है, साइकिल वाला होता है, वो तुरंत यू टर्न लेता है, ठीक, तो घूमता है। इसका मतलब यहाँ कोई चीज होगी ना ऐसे घूम जाएगी, तो यहाँ से यहाँ जो घूमी एक ऐसी गति, ये क्या हो गई, आपकी वृत्तीय गति होगी। मतलब एक निश्चित बिंदु ऐसे हो गया, ऐसे से घूम रहा है, एक वृत्ताकार रूप में घूम रहा है, तो कैसी गति होगी, वृत्तीय गति होगी। समझ गए होंगे आप। दोलन गति, तो घड़ी का पेंडुलम देखा है, तो घड़ी के पेंडुलम की गति ही दोलन गति का सबसे परफेक्ट एग्जांपल होगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोलन गति मान लो ये कोई यहाँ कोई दोलन लगा है, यहाँ इसका पेंडुलम है इतना बड़ा, यहाँ इसका पेंडुलम है। अब भाई या तो यहाँ तक यहाँ जाएगा, मतलब यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंचेगा, ये बात समझ रहे हो। ये यहाँ तो टच नहीं कर जाएगा ना, ये दोलन यहाँ टच नहीं करेगा ना। अब जब यहाँ टच नहीं करेगा तो यहीं तक जाएगा। मतलब इसकी जो डिफिनीशन होगी दोलन गति की, जब कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है, जब कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है, तो ऐसी गति को दोलन गति कहते हैं। समझ में आया। तो ये निश्चित, यहाँ एक निश्चित बिंदु, यहाँ एक निश्चित बिंदु, दोनों की गति दोलन गति हो गई। आगे बात करते हैं अनियमित गति। अनियमित गति में क्या होता है, ऐसी गति यानी जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में क्या हो, उसकी दिशा क्या हो, हमेशा बदलती रहे। यानी अनियमित गति, कभी उधर जाए तो कभी इधर जाए, मतलब समय के साथ उसकी गति क्या हो रही है, हमेशा बदल रही है। समय के साथ उसकी गति क्या हो रही है, बदल रही है। अपनी दिशा भी क्या कर रहा है, निरंतर बदल रहा है, अपनी दिशा भी निरंतर बदल रहा है। कभी इधर जा रहा है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, ऐसे जो घूम रहा है। बात समझे, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो क्या हुआ, ये कैसी गति हो गई, ये हो गई अनियमित गति। मतलब दिशा निरंतर बदले, समय के साथ साथ दिशा निरंतर बदलती रहे, तो इस प्रकार की गति को अनियमित गति कहते हैं। हमारे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। इन सब की स्लाइड अभी लग जा रही है बारी बारी करके। जब इसको मैं बोल रहा था तो स्लाइड शायद नहीं लगी थी, ठीक, लेकिन अभी उसके बाद लगा दी जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट टाइप आपका बनेगा, नेक्स्ट टाइप आपके बनता है अदिश एवं सदिश राशियां। तो हेडिंग डालिएगा, हेडिंग आप डालिएगा अदिश एवं सदिश राशियां। आपको स्लाइड मिलती रहेगी, आप नोट्स बनाते चलिएगा। अगला जो रहेगा अदिश एवं सदिश राशियां, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सबसे पहले बात करते हैं अदिश की। अदिश राशियां, इसके इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर, स्केलर क्वांटिटीज। अदिश राशियां नाम में ही रखता है अदिश, बिना दिशा के। अदिश मतलब बिना दिशा के। ऐसी राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ओनली क्या होता है, परिमाण। परिमाण मतलब कोई नंबर होगा, संख्यात्मक मान। इस परिणाम का मतलब, परिमाण का मतलब क्या होगा, संख्यात्मक मान। एस 1 2 3 डाटा कुछ भी हो सकता है। परिमाण का मतलब संख्यात्मक मान, कोई दिशा नहीं होगी। यानी वह राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ओनली परिमाण की मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, वे राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई, जैसे लंबाई। अगला द्रव्यमान, दिख रहा है, लंबाई, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गया। ये सब क्या है, यहां देखो विद्युत धारा, हाँ विद्युत धारा हो गया। ये सब क्या है, विद्युत धारा को बताओगे क्या, विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है। लंबाई दिशा से द्रव्यमान, कोई बताओगे कि द्रव्यमान जैसे हमने उठा लिया, आप बताओगे कि इस चीज का द्रव्यमान इतना किलो इस दिशा में, ऐसा हो सकता है, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब आप द्रव्यमान बताओगे ये 32 kg है, 34 kg, 38 kg, 50 kg, ऐसा बताओगे ना, दिशा तो नहीं बताओगे। मान लो आपने टेम्परेचर बताया 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या कोई दिशा हुई इसमें, दिशा नहीं हुई। ये अपने आप में ही क्या है, पूर्ण है। इसका मतलब ऐसे समय हुआ, समय बताओगे भैया 12:20 हो रही है, तो क्या दिशा बताओगे 12:20 इस दिशा में हो रही हैं, ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, जो और भी बहुत सारी राशियां हैं वो क्या हैं,
अदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं। अदिश राशियों में दिशा नहीं होती, अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है। इसकी स्लाइड अभी लगा दी जा रही है, आप वहां से नोट कर लीजिएगा। अब मैं बात करता हूं सदिश राशियों की, थोड़ा इसको इरेज करता हूं। सदिश राशियों की बात की जाए, अब यहां हो गया सदिश। सदिश राशियां क्या होती हैं? सादिश, सा प्लस दिश, मतलब दिशा सहित। दिशा सहित मतलब क्या हो गया? जिसमें दिशा भी हो, इसमें दिशा भी हो। तो ऐसी राशि, डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? ऐसी राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं, यहां वेक्टर हो जाएगा। ऐसी राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। ध्यान देना, आगे देखो। तो सदिश राशियों के व्यक्त करने के लिए हमारे पास दिशा भी होनी चाहिए और परिमाण भी होना चाहिए, मतलब नंबर्स भी हो और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दोनों में से, चारों में से कोई दिशा भी होनी चाहिए। तो सदिश राशियों के वजह से सदिश राशियों को ऐसे ऐसे वेक्टर लगाया, जहां ए हो गया, ए वेक्टर लिख दिया गया। इसका निरूपण ऐसे होता है, वेक्टर इधर को दिशा लगा दी जाती है। आगे तो सदिश राशियों का एग्जांपल क्या बनेगा? सदिश राशियों का एग्जांपल क्या बन जाएगा? वेग बन जाएगा, विस्थापन बन जाएगा, त्वरण बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? संवेग बन जाएगा। देखो सब में वाह आ रहा है, तो एक चीज यहां से पकड़िएगा कि जिसमें वाह है वो क्या होती हैं? सदिश राशियां होती हैं। जिसमें वाह है वह सदिश राशियां होती हैं। इसका मतलब वेग, विस्थापन, त्वरण क्या है? इन सब चीज को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता भी होगी। तो कोई पूछे, कोई अभी मान लो अपने वेग बताया, तो आप बताओगे हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस दिशा में जा रहे थे। ये तो मान लो अभी हाँ मैंने वेग की बात की, तो मेरी चाल क्या थी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मैं पूर्व दिशा में जा रहा था। इसका मतलब ये क्या हो गया? वेग हो गया। लेकिन मैं चाल की बात करूं तो चाल क्या है? चाल क्या है? अदिश राशि है। चाल अदिश राशि है। चाल अदिश राशि मतलब चाल को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो मेरी बातों को नोट करना, इसमें वह आता है वो सदिश राशियां होती हैं, और इसमें वह नहीं आता वो कैसी राशियां होती हैं? अदिश राशियां होती हैं। आगे बात करते हैं सदिश राशियों का निरूपण। सदिश राशियों का निरूपण, हेडिंग आगे डाल लीजिए, सदिश राशियों का निरूपण। सदिश राशियों का निरूपण। तो सदिश राशियों का निरूपण आप एक लाइन में से जान लीजिए। सदिश राशियों को वेक्टर, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वेक्टर, इसे बोलते हैं वेक्टर। यानी आपको कोई लिखना होता है वेक्टर ए हो गया, यानी ए सदिश हो गया, ये वेक्टर ए। सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए हम इस एरो का प्रयोग करते हैं, वो भी किसी भी नंबर्स के ऊपर। तो यहां तक बातें समझ में आई आपको? आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये चैप्टर हमारा 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको बहुत जल्दी सिलेबस कवर होने देखो, बहुत जल्दी सिलेबस कवर हो रहा है, तो आप नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। या वही पढ़ा रहे हैं जो आपके पेपर में आएगा। और आप जो अपकमिंग हमारी क्लासेज हैं, अपकमिंग क्लासेज हमारी जो हमारी अपकमिंग क्लासेज हैं वो कौन कौन सी हैं? क्लास 10th क्लास, अगली क्लास आएगी हमारी, अगली मतलब इस चैप्टर के बाद या एक आध 2 चैप्टर के बाद वो 10th क्लास की क्या आएगी? साइंस आएगी। और इसी में प्लस क्या रहेगा? मैथ भी इसका कुछ कवर किया जाएगा। और 9th वाले भी ऐसा होना है, क्लास 9 का भी ऐसे ही होगा। अभी साइंस चल रही है, तो हो सकता है कुछ दिनों बाद हम क्या करें? मैथ स्टार्ट कर दें इसमें। तो क्लास 9th और 7th का, तो सॉरी क्लास 9th और 10th का कंप्लीट सिलेबस आपके द्रोणा 114 चैनल पर होगा। कंप्लीट सिलेबस क्लास 9th और 10th का। स्कूल अभी खुलने की कोई संभावना हमें भी नहीं लग रही है, ना आपको लगेगी, आपको भी कुछ लग रही होगी संभावना, कोई संभावना नहीं। यानी अक्टूबर उसमें बताया है, अक्टूबर में हमें तो नहीं लग रहा है स्कूल खुल जाएगा। तो आपको दिसंबर तक मान लो लॉकडाउन में ही रहना पड़ेगा। लॉकडाउन मतलब स्कूल ना जाना, स्कूल जाने की कोई संभावना मुझे लग नहीं रही है, तो हो सकता है ना जाना पड़े। तो आप कंप्लीट सिलेबस कवर करें हमारे साथ किस चैनल पर? द्रोणा 114। आपको यहाँ लिख दिया द्रोणा 114। इस चैनल पे आप आकर के और 9th और 10th के समस्त वीडियो का आप लाभ उठा सकते हो। तो तब तक के लिए
बाय बाय करिए, थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, हल्का सा वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम अगले वाले जो हमारा अगला भी इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जो हमारा अगला वीडियो हमारा होगा वो किसका होगा, इसी के नेक्स्ट पार्ट 2 जो आएगा हमारा वो होगा आपका नेक्स्ट हेडिंग का दूरी एवं विस्थापन। दूरी एवं विस्थापन, दूरी एवं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये होगा आपका नेक्स्ट वीडियो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ठीक।